हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 के सभी फिजिक्स के बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं मयंक शर्मा। आपको जैसा कि पता है कि हम क्लास 11 की फिजिक्स के बारे में बात कर रहे थे और हमने एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम था सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसमें भी हम एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक स्पीड पे बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको औसत चाल, एवरेज स्पीड के बारे में बताए थे, एक दो न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो हम उस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और उसमें हम बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल्स की। कि मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उस पर हम कैसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल कर सकते हैं उसका यूज करते हुए। तो आइए देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल। क्वेश्चन 1, कोई भी प्यारा सा नाम ले लेते हैं। रवि शर्मा अपने घर से बाजार 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तथा वापस उसी रास्ते से 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से घर आता है। तो उसकी औसत चाल क्या होगी? तो देखो ये बच्चों, वही क्वेश्चन है जैसा कि मैंने आपको इससे पहले कराया था, लेकिन वो हमने एक तो शॉर्ट ट्रिक से भी किया था और एक उसका लॉन्ग मेथड भी देखा था। अब हम इसको केवल शॉर्ट ट्रिक से करेंगे कि अगर ये पेपर में या फिर मैं बोलूँ कंपटीशन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ V1 क्या है, 50 किलोमीटर, और V2 क्या है, 40 किलोमीटर। ये कब लगाना है? जब डिस्टेंस क्या हो, सेम हो दोनों टाइम। दोनों टाइम मतलब जब वो घर से बाजार जा रहा है और बाजार से घर पर आ रहा है, तो उस टाइम उसकी क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए डिस्टेंस। तो हमें ये शॉर्ट ट्रिक लगानी है और शॉर्ट ट्रिक थी 2V1 V2 इज अपॉन V1 प्लस V2। तो देखिए 2 × 50 × 40 और 50 + 40 क्या होगा? ये आएगा 50 और 50 × 20, 20 दोनों। देखिए ये तो आएगा 4000 और नीचे आएगा 90, 0 से 0। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 9 चौक 36, 4 9 चौक 36, फिर 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब 44.44 इसकी क्या आएगी, एवरेज स्पीड आएगी। तो ये था हमारा शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और ये शॉर्ट ट्रिक हमें कब लगानी है, हमें पहले उस सवाल में देखना है कि जो हमें डिस्टेंस दी हुई है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे कि मैं घर से स्कूल जाता हूँ और उसी रास्ते से स्कूल से घर पे आता हूँ, तो इसका मतलब वो डिस्टेंस क्या हो गई, सेम हो गई। जैसे मैं घर से चला और कहाँ गया, मार्केट गया, तो देखो इसी रास्ते से जा रहा है और मार्केट से घर भी उसी रास्ते पर है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। तो हमें कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स लगानी है औसत के लिए, एवरेज स्पीड के लिए? 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। उस दिन भी हमने उस पर थोड़ी सी डिस्कस की थी, लेकिन हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाए सही ढंग से, तो आज उसको हम कंप्लीट करेंगे। ये बात होती है औसत चाल की। अब देखिए, सबसे पहले हमने चाल की डेफिनेशन देखी थी, उसके बाद हमने एवरेज स्पीड, औसत चाल की डेफिनेशन देखी थी, और उसके बीच में ही मैंने आपको एक तात्क्षणिक चाल छोटी सी एक परिभाषा लिखाई थी। तो अब हम उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि तात्क्षणिक चाल क्या होती है, ये हमें कब निकालनी होती है। तो देखिए तात्क्षणिक चाल क्या होती है, तात्क्षणिक का मतलब क्या होता है, तात्क्षणिक चाल
इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात प्लस क्षणिक। इसका मतलब क्या होता है कि किसी क्षण पर अगर हम उस वस्तु की गति देखें या चाल देखें तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक। मतलब किसी निश्चित क्षण पर, जैसे कि अगर मान के चलो बाइक चल रही है और मैं बोलूं कि 10वें सेकंड पर उस बाइक की स्पीड क्या है, मतलब वो फिक्स हो गया कि उस 10वें सेकंड पर उसकी स्पीड क्या होगी, तो वो क्या हो गई, तात्क्षणिक चाल। जैसे कि ऐसे मान के चलिए कि हम एक डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं अपने घर से, और आपके आसपास कोई भी एक शहर हो, जैसे जयपुर हमारे यहाँ पास में है, तो हम अपने घर से जयपुर जा रहे हैं। औसत और तात्क्षणिक में मैं आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब एक तो मैं ये पूछता हूँ कि आप घर से और जयपुर गए तो आप कितनी देर में पहुंचे, या फिर आपकी स्पीड क्या थी, तो ये क्या हुई, एक एवरेज स्पीड हो गई। इसमें मैं क्या करूंगा कि टोटल डिस्टेंस निकालूंगा और उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दूंगा, तो वो तो क्या हो गई, मेरी औसत चाल, एवरेज स्पीड हो गई। लेकिन मैं फिक्स बात पर ये पूछता हूँ कि जैसे हमने यहाँ से 11 बजे चलना स्टार्ट किया घर से, और मैं ये पूछता हूँ कि 11:15 पर गाड़ी की स्पीड क्या थी, तो वो किसी ना किसी एक फिक्स पॉइंट पर हो गई, और मैं जैसे बताता हूँ कि 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड क्या हो गई मेरी बच्चों, तात्क्षणिक चाल हो गई या इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। उस हिसाब से इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किसी निश्चित क्षण पर वस्तु की चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। एक एग्जाम्पल से समझे कि जैसे ये दो पॉइंट है, यहाँ t इक्वल टू 2 है, यहाँ t इक्वल टू 5 है, यहाँ से कोई वस्तु और इस पॉइंट तक जाती है a से b तक, और ये दूरी x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 5 है, ठीक है, या फिर 6 मान लो, कुछ भी मान लो, 5 मान लो, ठीक है। तो तात्क्षणिक का मतलब क्या होता है, देखिए, तात्क्षणिक चाल इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी, मतलब दूरी का अंतर अपॉन समय का अंतर। तो यहाँ देखिए जैसे 5, इसको और क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो देखिए यहाँ क्या होगा, 5 माइनस 2, और ऊपर भी 5 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, 3/3, 1 किलोमीटर पर आवर, अगर 1 किलोमीटर, ठीक है। ये बात होती है नॉर्मल, जो हमें पता है डेल एक्स अपॉन डेल टी का मतलब क्या होता है। लेकिन हमें इससे थोड़ी आगे बात करनी है, तो देखिए तात्क्षणिक को हम क्या लिखेंगे, अब ये किसी ना किसी फिक्स टाइम पे होगी, तो हमें इसमें क्या लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं, और लिमिट भी क्या लगा देते हैं कि t टेंस टू जीरो, मतलब समय जो है वो हमारे जीरो के आसपास है। और इसको हम रिफाइन करके लिखना चाहें तो इसको dx अपॉन dt लिख देंगे। dx अपॉन dt क्या है, इससे हम क्या समझ सकते हैं, दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। दूरी का समय के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, तात्क्षणिक चाल मिलेगी। ये क्या होता है, तात्क्षणिक चाल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। x क्या है, यहाँ पर दूरी है, और t क्या है, समय। दूरी का जब हम समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, तात्क्षणिक चाल मिलेगी। अभी मैं बात कर लेता हूं, इसको देखो यहाँ लिख लेता हूं, v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। अगर मुझे v दे रखा है, मतलब तात्क्षणिक वैल्यू दे रखी है, तात्क्षणिक स्पीड दे रखी है, और मुझे क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो क्या करेंगे, डी एक्स इक्वल टू वी डी टी। और अगर मैं इसका समाकलन कर देता हूं, समाकलन करने पर, इसीलिए मैंने आपको जीरो जो चैप्टर था वो पढ़ाया था, क्योंकि उसमें अवकलन समाकलन पढ़ाए थे। तो इन दोनों का मैं अगर समाकलन करूं तो इस प्रकार करेंगे, वी डी टी, और x का डी एक्स का समाकलन x हो जाएगा, और वी डी टी, ठीक है। अगर मैं चाल का समय के सापेक्ष क्या कर देता हूं,
इसका मतलब क्या है, समाकलन। तो मुझे क्या मिल जाएगी, चाल का समय के सापेक्ष समाकलन करने पर दूरी ज्ञात होगी। और यहाँ क्या होगा, दूरी का समय के साथ अवकलन करेंगे तो चाल ज्ञात होगी। ये दोनों अंतर आपको समझना बहुत जरूरी है। तात्क्षणिक चाल होती क्या है, एक बार मैं फिर से जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ कि अगर किसी निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित टाइम पर अगर वो पूछता है कि उस वस्तु की गति क्या है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी तात्क्षणिक चाल। अब तात्क्षणिक चाल का फॉर्मूला देखो, एक तो ये होता है और एक क्या होता है कि अगर मैं दूरी के साथ समय का क्या कर देता हूँ, डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, अवकलन कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, तात्क्षणिक चाल मिलेगी। इसका फॉर्मूला ये लिख सकते हैं हम v dx अपॉन dt। अगर मैं इसको मान के चलो मेरे लिए वैल्यू दी हुई है v की और मुझे निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, dx इक्वल टू v dt हो जाएगा। अगर मैं इसका समाकलन कर दूं तो dx का समाकलन क्या होगा, x v dt। अब देखिए v चाल का समय के सापेक्ष समाकलन करने पर हमें क्या मिलती है, दूरी मिलती है। इससे हमें दोनों चीजें मिल जाएंगी। एक तो अगर हम इसका अवकलन करेंगे समय के सापेक्ष दूरी का तो हमें क्या मिलेगा, तात्क्षणिक चाल मिलेगी, और अगर हम चाल का करेंगे तो क्या मिलेगी, दूरी मिलेगी। ऐसे क्वेश्चंस कई बार नीट में पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं कि अगर दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन करें तो हमें कौन सी राशि प्राप्त होती है। उसमें वो बोल सकता है वेग प्राप्त होगा, चाल प्राप्त होगी, समय प्राप्त होगा, या फिर मतलब दूरी प्राप्त होगी। वो इस तरह से चार ऑप्शन बना सकता है। या फिर ये बोल देगा कि चाल का समय के सापेक्ष समाकलन करने पर हमें कौन सी राशि प्राप्त होगी, चार ऑप्शन दे देगा और दूरी उसमें सही होगा। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा तात्क्षणिक चाल के बारे में। औसत चाल के बारे में हमने उस दिन बात की थी। अब इस पे हम एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि तात्क्षणिक चाल का न्यूमेरिकल कैसे आएगा और औसत चाल का न्यूमेरिकल कैसे आएगा। इट इज क्लियर। ये आपने शायद नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन जिसमें हम बात करेंगे, तात्क्षणिक चाल की भी बात करेंगे और औसत चाल की भी बात करेंगे। दोनों एक ही न्यूमेरिकल से करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। निम्नलिखित समय पर वस्तु के तात्क्षणिक चाल व औसत चाल के मान ज्ञात करो। अब देखिए एक फंक्शन दे रखा है x का, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। यहाँ x क्या है, मीटर में है, x किस में है, मीटर में, और t जो है वो किस में है, सेकंड में। t क्या है, समय है, और x क्या है, दूरी है। तो हमें ये फंक्शन दिया हुआ है और इसमें हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड और t इक्वल टू 6 सेकेंड। एक तो ये है। दूसरा हमें दिया हुआ है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक। अब देखिए समझने वाला क्वेश्चन है। यहां ये पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन में हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, तो पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर उसकी तात्क्षणिक चाल क्या थी, या तो 2 सेकेंड पर उसकी चाल क्या थी, बात एक ही है, पर एग्जैक्ट टाइम है तो इस पर हमें क्या निकालनी है, तात्क्षणिक चाल। इसमें भी एग्जैक्ट टाइम है, तात्क्षणिक चाल, इसमें भी एग्जैक्ट टाइम है तो तात्क्षणिक चाल। अब इसमें पूछा है 2 सेकेंड से 4 सेकेंड, मतलब देखिए ये 2 पॉइंट है, यहां से यहां तक हमें जाना है। एक पूछ रहा है 2 सेकेंड, एक 3 सेकेंड और एक 6 सेकेंड। मतलब 2 सेकेंड पर एग्जैक्ट इस पॉइंट पर इसकी चाल क्या होगी, एग्जैक्ट इस पॉइंट पर इसकी चाल क्या होगी, और एग्जैक्ट इस पॉइंट पर इसकी चाल
क्या होगी, मतलब हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, तात्क्षणिक चाल। और एक ये पूछ रहा है कि 2 सेकंड से लेके और 4 सेकंड इनके मध्य में इसकी चाल क्या होगी। तो ये तो हो गई देखो औसत चाल, टाइम इंटरवल दे रखा है, और फिक्स पॉइंट पर पूछ रहा है तो ये हो गई हमारी तात्क्षणिक चाल। आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। किसी फिक्स पॉइंट पर पूछे तात्क्षणिक चाल, टाइम इंटरवल दे रखा है औसत चाल। ठीक है, क्वेश्चन करते ही ध्यान से देखेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट, x इजकल टू दे रखा है टी स्क्वायर प्लस 2t+1। ठीक है, अब v इजकल टू फॉर्मूला हमारे पास था dx अपॉन dt, मतलब दूरी का समय के सापेक्ष, या फिर x का दूरी के सापेक्ष क्या कर दें, अवकलन कर दें। देखो टी स्क्वायर प्लस 2t+1, तो v इजकल टू क्या आएगा, देखिए 2t+2। अब जिनको अवकलन करने नहीं आते वो कृपया करके चैप्टर 0 में मैंने अवकलन और समाकलन कराए, उन वीडियो को जरूर देखें। अब देखिए t इजकल टू 2 सेकंड पर, तो देखो v2 2 सेकंड रख दिया मैंने। अब देखिए t की जगह क्या रख देंगे, हम 2 रख देंगे, तो कितना आएगा, 2 का गुणा 2 से 4 और प्लस 6। अब v है तो किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मान के चलते हैं v किस में, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में दे रखा है हमें, x किस में देखिए मीटर में, और समय दे रखा है। अब देखते हैं t इजकल टू 3 सेकंड पर, तो v 3 सेकंड पर, तो 2 गुणा 3 प्लस 2, 6 और 2 ना 8 मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं t इजकल टू 6 सेकंड पर। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली सा मैथमेटिक्स है, मीटर पर सेकंड। ये आपको समझ में आ गया। ये बात की थी हमने तात्क्षणिक चाल की, इंस्टेंटेनियस स्पीड की, कि हम एक फिक्स टाइम पर उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करने के बाद टी की वैल्यू रख दी। अगर यहाँ टी की वैल्यू और होती तो उसमें भी हम रखते और हम हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल लेते। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आई थिंक ये आपने लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब हमें देखना है t इजकल टू 2 सेकंड से t इजकल टू 4 सेकंड तक। तो t इजकल टू 2 सेकंड से 4 सेकंड तक, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, डेल x अपॉन डेल टी, एवरेज स्पीड का। अब हमें निकालना, देखो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1। अब इसमें हमें देखो निकालना है कैसे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, t इजकल टू 4 सेकंड पर हमें क्या देखेंगे, हम दूरी देखेंगे। इसको x2 दे देता हूं, और इस फॉर्मूले में यहाँ एक समय क्या दे रखा है, x इजकल टू टी स्क्वायर प्लस 2t+1। इस इक्वेशन में मैं वैल्यू रख देता हूँ 4, जिससे हमें उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। तो ये क्या हुआ, 16 और 8 24 और 1 25 मीटर। x2 की वैल्यू, x1 की निकालेंगे सेम, तो x1 की वैल्यू किस पे निकालेंगे, t इजकल टू 2 सेकंड पर। x1 इजकल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इजकल टू 4 और 4 8 और 1 9 मीटर। समय हमें पता ही है, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, v इजकल टू x2 की वैल्यू आई है 25, इसकी वैल्यू आई है 9 अपॉन 4 माइनस 2। तो देखिए क्या आएगा, 25 में से 9 जाएंगे तो आई थिंक 16 आएगा, और यहाँ 2 आएगा तो इसकी 8 मीटर पर सेकंड। मतलब 2 सेकंड से 4 सेकंड तक अगर कोई वस्तु ट्रेवल कर रही है और उसकी इक्वेशन ये है, तो एवरेज स्पीड हमारी 8 मीटर पर सेकंड आ रही है। जबकि हमने नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि हर पॉइंट पर अलग अलग हमें क्या मिल रही थी, स्पीड मिल रही थी। वो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड थी, तात्क्षणिक चाल थी, ये हमारी एवरेज स्पीड है, औसत चाल है। ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, पेपर में मोस्टली ऐसे क्वेश्चन हमें मिलते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक कराए थे वो भी हमें कंपटीशन लेवल पर देखने को मिलते हैं। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो हमें इस तरह से सॉल्व करना है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा।
हमने अब बात कर ली दोनों टॉपिक, एक तो औसत चाल के बारे में, एक औसत तात्क्षणिक चाल के बारे में। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ विद न्यूमेरिकल। अब आपको तात्क्षणिक चाल में, औसत चाल में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम नया टॉपिक आज से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वेग, वेलोसिटी। वेग इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेलोसिटी। अब देखिए, मोस्टली जो फिजिक्स में हमारे काम आने वाली टर्म है वो क्या है, वेग है, वेलोसिटी है। हमने अब इससे पहले हमने स्पीड पढ़ा था, वो शायद मैं बोलता हूँ कि इसी चैप्टर में काम आएगा, आगे काम नहीं आएगा। लेकिन ये वेलोसिटी जो है, वेग जो है, वो आगे हमारे जो हम गति के समीकरण पढ़ेंगे, इक्वेशन पढ़ेंगे, आगे हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, उसमें जो भी काम आएगा वो क्या आएगा, वेग काम आएगा। ऐसे ही डिस्टेंस हमारे कम काम आती है, सबसे ज्यादा काम आता है विस्थापन, क्योंकि विस्थापन जो है वो वेग में आएगा। वेग किस पर डिपेंड करेगा, विस्थापन पर। चाल किस पर डिपेंड करेगी, दूरी पर। दोनों में हम अंतर भी देखेंगे। तो वेग क्या होता है, वस्तु द्वारा विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। अब देखिए, आपको अंतर समझ में आ गया होगा। चाल में मैंने क्या लिखा था, वस्तु द्वारा दूरी में परिवर्तन की दर, और इसमें क्या लिखा है मैंने, विस्थापन की दर। और हमें पता है कि जब दर शब्द आता है तो हम उसको किससे डिवाइड करते हैं, समय से डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब ये क्या है, देखो परिवर्तन, जैसे यहाँ ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट था आई, और ये हमारा फाइनल पॉइंट था, और विस्थापन मान के हम चलते हैं 10 मीटर आया। अब देखिए समय के साथ क्या होगा, हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, 1 सेकंड चलेंगे यहाँ पहुंच गए, 2 सेकंड चलेंगे यहाँ पहुंच गए, 4 सेकंड पे हम यहाँ पहुंच गए मान के जाओ। अब देखो ये दूरी क्या हो रही है, कम, लेकिन ये दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस दूरी में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष हो रहा है। इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर हमें क्या बताती है, वेग बताती है। ठीक है, या फिर हम इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, या करके एक और डेफिनेशन लिखा देता हूं मैं, जो आपको कई जगह देखने को भी मिलेगी। वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन एवं समय के अनुपात को वेग कहते हैं। ठीक है, यहां से वेग इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, विस्थापन अपॉन समय। यहाँ साइड में मैं चाल का भी लिख दूं जिससे आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। यहाँ क्या लिखते थे हम, दूरी बटे समय। अब आपको समझ में आ गया। देखो चाल में क्या थी, दूरी, वेग में क्या है, विस्थापन। इंग्लिश में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ क्या लिख सकते हैं, ये क्या होती है, वेलोसिटी। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो यहाँ वेग, यहाँ चाल, दूरी, विस्थापन, इतना ही अंतर है। चाल कैसी थी, अदिश, और वेग कैसी हो जाएगी, वेग सदिश राशि है। कैसी राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात करें वेग की, तो वेग का मात्रक क्या होगा, मात्रक वही होगा जो चाल का होता है, मीटर पर सेकंड। विस्थापन को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। दूरी को भी किस में मेजर करते हैं, मीटर में। अब ये डिफरेंस हम जब पढ़ेंगे तब आपको लिखाएंगे हम। अभी बात करते हैं हम केवल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। और इसकी अगर हम वो डायमेंशन विमा की बात करें तो विमा भी क्या होगी, सेम होगी, m0l1t-1। अब देखिए एक स्पेशल पॉइंट क्लास 11th के हिसाब से कि वेग की जो वैल्यू है, वेग पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य हो सकता है। अब देखिए हमें कैसे पता चला,
डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ के आए हैं कैसी क्वांटिटी है, स्केलर वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी भी कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। जब विस्थापन की वैल्यू माइनस में हो सकती है, प्लस में हो सकती है, जीरो हो सकती है, तो ये देखिए ऊपर है तो इसकी भी वैल्यू विस्थापन पर डिपेंड कर रही है, तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। एक और एक्स्ट्रा चीज बात करता हूं मैं ग्राफ की। ग्राफ में हम एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्सिस पर मैं विस्थापन प्रदर्शित करूं, विस्थापन को हम एस से भी डिनोट कर सकते हैं, और इस पर मैं टाइम या फिर समय को डिनोट करूं, तो ये जो कर्व है वो क्या बताता है, वेग को बताता है। ठीक है, किसको बताएगा, वेग को बताएगा। आई थिंक आपको समझ में होगा, ये इसका क्या है, विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विस्थापन और समय में अगर ग्राफ बनाया जाता है तो हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, हमें वेग फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। एक इस पर हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फिर जैसे हमने चाल से आगे औसत चाल की बात की थी, एवरेज स्पीड की बात की थी, ऐसे ही हम एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब तात्क्षणिक वेग की बात करेंगे। तो आइए एक न्यूमेरिकल हम इस पर देखते हैं और सभी मिलकर सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को अच्छा रेस्पॉन्स दिया करो, अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो। ठीक है, अभी हम जो फॉर्मूला पढ़ के आए हैं उस पर बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, वस्तु द्वारा तय किए गए वस्तु द्वारा 10 मीटर विस्थापन 4 सेकंड में तय किया जाता है तो उसका वेग क्या होगा। ये क्लास 9th का बोल सकते हैं, 10th का बोल सकते हैं। v इक्वल टू हमें पता है एस अपॉन टी, तो v इक्वल टू एस की वैल्यू क्या रखी है, 10 मीटर और 4 सेकंड की रखी है, तो 2.5 मीटर पर सेकंड। ये बिल्कुल सरल इजी क्वेश्चन था जो आपके लायक नहीं था, पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी फॉर्मूले को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने आपको ये करा दिया। क्लास 9th में ऐसे क्वेश्चन कराए जाते थे। ठीक है, आपके पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा वो अभी हम बात करेंगे। देखिए, उससे पहले हम औसत वेग की बात करेंगे कि मोस्टली क्वेश्चन इस पर ही। अब औसत वेग या मैं बोलूं औसत चाल, दोनों की डेफिनेशन एकदम सेम होती है। बस वेग और चाल में क्या डिफरेंस है, विस्थापन और दूरी का डिफरेंस है। वही औसत वेग और औसत चाल में है कि वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन एवं कुल समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बार और बोल देता हूं कि वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन एवं कुल समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन एवं कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। इट इज क्लियर।
इसके जो यूनिट एंड डायमेंशन होंगी वो सभी सेम होंगी। तो ये आपको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अब बात करेंगे हम किसकी, न्यूमेरिकल्स की, कि इस पे हम न्यूमेरिकल्स कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ये आपने लिख लिया होगा, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेना जिससे हमें समझ में आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं हम न्यूमेरिकल। देखिए, वैसे अगर हम बात करें अपनी डेली लाइफ में, तो जो हम कार्य करते हैं, चलो जब हम कार्य की बात करेंगे तब बताएंगे, वो क्या करते हैं हम बिल्कुल दिन में जीरो, हम कोई भी कार्य दिन भर में नहीं करते। और वो आपको मैं प्रूफ करके बताऊंगा। वो कैसे बताऊंगा, चलो आपको बता ही देता हूं कि देखो, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। यही पढ़ा होगा सबने कि कार्य की जो मान होता है वो क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बल गुणा विस्थापन होता है। अब देखिए, हम सुबह अपने बेड से उठते हैं, सारे दिन वो काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ के आते हैं, ट्यूशन जाते हैं, आते हैं, फिर खेलते हैं, खाना खाते हैं, और नाइट को हम कहाँ पहुंच जाते हैं, अपने बेड पे पहुंच जाते हैं। और विस्थापन आपको पता है क्या होता है, इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, और अंतिम बिंदु के बीच के मिनिमम डिस्टेंस। तो हम बेड से ही स्टार्ट करते हैं जर्नी, और लास्ट कहाँ हो जाती है, बेड पर ही आके हो जाती है। तो मतलब हमारा फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट क्या हुआ, बेड ही हुआ। तो हमने विस्थापन क्या हुआ, जीरो, और विस्थापन की वैल्यू अगर जीरो होगी तो वर्क इज इक्वल टू भी क्या होगा, जीरो। इसलिए आज से आप ये बोलना बंद कर दें कि आज हमने सारे दिन में बहुत सारा काम किया है, आपने कोई काम नहीं किया फिजिक्स के साथ। तो चलो आगे बात करते हैं, थोड़ी मजाक की बात रही। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कोई भी एक नाम, रोहित 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से या वेग से 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, वापस उसी रास्ते पर वह 10 किलोमीटर पर आवर के वेग से हाँ 10 ले लो, 10 किलोमीटर पर 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो औसत वेग ज्ञात करो। ठीक है, और औसत वेग के साथ औसत चाल भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं औसत वेग की। औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब बोलता है वो कि कोई रोहित है, वो क्या करता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 किलोमीटर, तो ये मान लेते हैं हम पूरी क्या है 20 किलोमीटर है, और ये इस पॉइंट तक पहुंच जाता है, और फिर वापस उसी रास्ते से वापस आता है तो 10 किलोमीटर यहाँ आ जाता है। ये कोई पॉइंट मान लेते हैं सी। तो उसकी औसत क्या ज्ञात करनी है, हमें वेलोसिटी ज्ञात करनी है। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, कि अब देखिए विस्थापन कितना हुआ, इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, 20 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर वापस आया, तो कंप्लीट 20 थी, ये कितनी हो गई 10, तो ये कितनी बची 10। तो देखिए क्या होता है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए
वी एवरेज ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता चल गया 10 होगा। अब टाइम कैसे निकालना है, देखिए 20 किलोमीटर किससे जा रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपको मैंने क्या बताया था, देखो समय बराबर क्या होता है, वेग बटे दूरी बटे वेग। ये कहां से आया, वेग इज इक्वल टू दूरी बटे समय, विस्थापन बटे चाल से ले लो। देखो चाल इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय, और समय इज इक्वल टू क्या हो गया, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो यहां देखिए दूरी कितनी है 20 और चाल कितनी है 50। दूसरी यहाँ पे दूरी कितनी है 10 और चाल भी कितनी है 10। सॉल्व कर लेते हैं, देखो क्या आ जाएगा 10, ये एक भी लिख सकते हैं यहाँ से, लिखना चाहें तो नहीं। देखो 50 का एलसीएम ले लो, 20 प्लस 50, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 गुणा 50 बटे 70, ठीक है, 500 बटे 70 कितना है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 49, एक 7 एकम 7 किलोमीटर। ये क्या है, उसकी एवरेज वेलोसिटी है। अब मैं बात करूं एवरेज स्पीड की, ये थी एवरेज वेलोसिटी, और हम यही बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड की। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या आएगी, अब देखो दोनों की डिस्टेंस अलग है, कि अब देखो कहां से वो ए पॉइंट से जा रहा है बी तक, तो 20 किलोमीटर तो ये है, और वापस सी तक आ रहा है 10 किलोमीटर, ये तो टोटल दूरी कितनी हो गई 20 और 10 30। ऐसे लिख दो 20 जाने की और 10 आने की, दूरी में माइनस नहीं होता है, अपॉन यही टाइम आ जाएगा 20 अपॉन 50 प्लस 10 अपॉन 10, तो क्या आएगा 30, 20 प्लस 50 अपॉन 50, 50 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 30 गुणा 50 बटे 70, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 पंजे 15, 7 दूनी 14, एक बचेगा 7 एकम 7, और फिर 3 बचेंगे 7 चौक 28, फिर 2 7 दूनी, तो चाल क्या आई 21.42 और स्पीड क्या आई 7.1 किलोमीटर, वेलोसिटी क्या आई 7.1, और औसत चाल क्या आई 21.42। दोनों समझ में आई। ये एवरेज क्या है, वेलोसिटी है, ये एवरेज स्पीड है। इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है और इसमें हमने डिस्टेंस लिया है। ये दोनों में मेन अंतर है, यहाँ हमें क्या लिखना है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन लेना है, यहाँ क्या लेना है हमें डिस्टेंस लेना है। इन दोनों बातों को मत भूल जाना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कि वेलोसिटी में हम क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, जबकि स्पीड में हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं। ये दोनों में क्या है अंतर है, दोनों ये दोनों मैंने इसलिए यहाँ आपको सॉल्व करके बताया जिससे आपको दोनों में अंतर पता चल जाए कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी और एवरेज स्पीड हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये दोनों समझ में आए होंगे। मैंने इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात की, वो समझ में आया होगा, और आज मैंने वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी की बात की थी। अब इससे हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का देखेंगे, क्योंकि हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ ली है, सेम उसी तरह है। आगे के लेक्चर में उस पर बात करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, और फिर इस चैप्टर को थोड़ा आगे लेके चलेंगे, जिसमें हम आगे एक्सीलरेशन के बारे में भी देखेंगे, और छोटे छोटे जो टॉपिक हैं जैसे गति के समीकरण हैं उन पे भी देखेंगे। आपको वीडियो हमारी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो कुछ बच्चों को इंग्लिश की समस्या आ रही थी तो हम धीरे धीरे से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हम दोनों टर्मों का यूज करेंगे जिससे कि हमारी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चों को हम कनेक्ट कर सकें आपस में। क्योंकि देखो पढ़ाई के लिए मीडियम एक मान सकते हैं कि सहारा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मीडियम की वजह से नहीं पढ़ सकते। क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी हिंदी समझ में आती है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इतने कमजोर नहीं है कि उन्हें इंग्लिश मीडियम समझ में नहीं आए। क्योंकि ये देखो वेलोसिटी है, ये एक ऐसा शब्द है कि आपको इंग्लिश वालों को भी समझ में आ रहा है, हिंदी भी समझ में आ रहा है, वेग है ये भी दोनों को समझ में आ रहा है। तो इसमें ऐसी छोटी छोटी टर्म है। और बात रही डेफिनेशंस की, तो मैं ऐसा किया करूंगा, अगर आगे हम धीरे धीरे परिवर्तन करेंगे, खुद में भी करेंगे, चेंज लाएंगे कि इंग्लिश टर्म भी यूज किया करेंगे, उनको लिख भी दिया करेंगे, या फिर थोड़ी बहुत इंग्लिश यूज किया करेंगे, डेफिनेशन हम इंग्लिश में बोल दिया करेंगे। बाकी का आपको रेस्पॉन्स कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे जो ये सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज चैप्टर, तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर हमें थोड़ा और इम्प्रूव करने की जरूरत है,
तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और सभी बच्चों तक इसको पहुंचाएं। आप भी मेहनत करें, हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच।